गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम होने वाली है। नए वजीर आज़म को किन चैलेंजेस का सामना होगा? मुमकिना तौर पे बजट और सिफारती महाज पर कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी हवाले से ब्रिगेडियर आसिफ हारून आज हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश, क्या हाल है जी? ठीक है सर, ठीक ठाक, बिल्कुल। सर, नई हुकूमत बनने जा रही है और सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत को ये होगा कि जून में उसने एक बजट पेश करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज हुकूमत को ये होगा कि सिफारती ताल्लुकात में सरदमोहरी आ गई है अमेरिका के साथ। जो कुछ भी होता रहा पिछले चंद हफ्तों से, इसको नई हुकूमत किस तरह से ठीक कर पाएगी? जी, शुक्रिया। आपको जैसे अभी मालूम होगा कि इस वक्त जो है पार्लियामेंट हाउस जो है एक मैदान जंग बन चुका हुआ है और इस वक्त दोनों जो ग्रुप्स हैं, एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ पीडीएम के जो मेंबर हैं वो आमने सामने हैं और इस वक्त बात मुबासा हो रहा है और ये सुबह 10:30 बजे से जो है ना ये कार्रवाई हो रही है। अभी तक नतीजा निकला नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे कि आज 10:30 बजे जो है ये सेशन बुलाना है और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसकी प्रोसीडिंग्स आज जो है ना वो मुकम्मल करनी है। तो उस लिहाज से उम्मीद ये की जा सकती है कि आज इसी वक्त रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे से पहले पहले ये जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। एक इस वक्त जो ज़ेर बास जो मामला जो हो रहा है वो यही है कि गवर्नमेंट का स्टांस यही है कि ये एक इंटरनेशनल सोची समझी ये स्कीम थी जिसके तहत जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया गया और उनको गिराया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये गलत है, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना मुद्दा जो है वो पेश किया। तो अब जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि पीटीआई ने पॉलिटिकल बैटल और लीगल बैटल दोनों जो है वो हार चुकी है। लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहा और वो ये कह रहा है कि मैं अब भी जो है ना आखिरी गेंद तक जो है मैं लड़ूंगा और फिर जब मैं हुकूमत से हट भी गया तो फिर भी मैं लड़ता रहूँगा और मैं जो है इनको चैन से बैठने नहीं दूँगा। तो ये इस तरह की जो है वो इस वक़्त जो है ज़ोर आज़माई जो है ना वो कहते हैं ना कि फ्लेक्सिंग ऑफ द मसल्स, पॉलिटिकल मसल्स वो हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जी ये नई हुकूमत जिस तरह की हमने बातचीत सुनी है और लग यही रहा है कि इनमें आपस में ऑलरेडी तयशुदा है कि कौन-सी वज़ारत किसके पास जाएगी और ख़ासकर वज़ारत जो है ख़ासकर जो एग्ज़ीक्यूटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर वो ग़ालिबन शहबाज़ शरीफ को जाएगा और जो अ, चीफ मिनिस्टर का तो अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, वहाँ भी इसी तरह लीगल बैटल चल रही है, वो हमज़ा शरीफ को जाएगी। यहाँ पर देखना है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन आएगा, ग़ालिबन जो बिलावल भुट्टो है वो होगा। प्रेसिडेंट का भी देखना है कि ज़रदारी होंगे या अपने मौलाना फजल रहमान होंगे, तो यही होगा। अब जो गवर्नमेंट फ़ॉर्म होगी वो एक किस्म की एक नेशनल गवर्नमेंट ही होगी और इन्होंने अभी मिल बैठ के ही जो है ना इस हुकूमत को चलाना है। ये हुकूमत अब क्या ये अर्ली इलेक्शंस होंगे या डिलेड इलेक्शंस होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो 3 महीनों के अंदर 90 डेज़ में ये हो जानी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना मदा जो है सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि उनके लिए कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो 3 महीने में मुमकिन नहीं है, 5 से 6 महीने कम से कम उनको ये लगेंगे। तो उससे ज़ाहिर ये होता है कि जो भी ये हुकूमत आएगी वो कम से कम 6 महीने और 8 महीने या 10 महीने जो है वो ये रहेगी। फिर हमने ये भी देखा है कि बिलावल भुट्टो ने भी और शहबाज शरीफ ने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की और ये इस बात को मैं बार-बार दोहराता रहा हूँ कि इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा जब तक कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स न कर लें। जो इनके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं
जो इनइक्विटीज हैं उनको ख़त्म करे, क्योंकि आगे आइंदा अगर जब इलेक्शन होंगे फिर वही होगा, जो हारने वाला है वो अपनी हार नहीं मानेगा और मसला वहीं बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। तो वो भी, उसके लिए भी अगर ये डिलेड इलेक्शंस होते हैं तो वो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 70 से 80% जो है, इससे भी ज़्यादा बल्कि काम इसमें हो चुका हुआ है। बाकी रिफॉर्म्स जो हैं पुलिस के या ब्यूरोक्रेसी के, उनमें भी बड़ा काम हो चुका हुआ है, जुडिशरी के भी। सिर्फ यही है कि इसको बैठ के अभी जो है ना इसको पास करना है, क्योंकि अब तक तो ये था कि इनके पास मेजॉरिटी है नहीं थी, ये बिल पास नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ही जो है ये हुकूमत ये चलती रही, और वो इनके लिए एक बहुत बड़ा हैंडीकैप। अब देखना सिर्फ यही है कि आखिर ये क्यों, ये क्या ये चक्कर है कि कोई हुकूमत जो है वो खासकर प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी नहीं करता, और ये बार बार हो रहा है। और इस दफ़ा तो ये था कि इमरान खान को और पीटीआई को एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि जो मिलिट्री है और गवर्नमेंट वो एक पेज पे थे। तो ये सबसे बड़ा जो खतरा किसी सिविल हुकूमत को ये होता है कि जी मिलिट्री जो है वो हमें जो है हमारा नीचे से कालीन जो है वो खींच ना ले, तो वो उसको मसला नहीं था। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपस में उनकी बहुत ज़्यादा रिफ्ट थी और क्लैश था। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो है ना डिफरेंसेस थे, तो ये डिवाइडेड अपोजिशन थी, उस वजह से ये भी उसको एक बड़ा एडवांटेज था। तो उस लिहाज से इसको डिलीवर कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने 3.5 साल के अरसे में पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, और आज भी जो है उसी तरह के हालात हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि पीटीआई जब जीती जुलाई 2018 में, तो उसको एक बहुत बड़े हैंडीकैप्स मिले। उसका ख्याल ये था कि जी वो जितना पॉपुलर लीडर है और जिस तरीके से उसको पिज़राई मिल रही है, उसको 2/3 मेजॉरिटी बड़ी आसानी से मिलेगी। वो उसको नहीं मिली। ना ये कि 2/3 मेजॉरिटी मिली, सिंपल मेजॉरिटी भी उसको सेंटर में और पंजाब में नहीं मिली। फिर उसको मजबूरन जो है वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स करने पड़ी, हॉर्स ट्रेडिंग ही यूँ कह लें कि उसने फिर इलेक्टेबल्स को लिया, इंडिपेंडेंट्स को लिया। उससे पहले भी वो इलेक्टेबल्स जो है वो ले चुका हुआ था, तो उसकी अपनी पार्टी की शनाख्त तो उसी वक़्त ख़त्म हो गई थी, और फिर उसको अलाइज़ लेने पड़े। वो अलाइज़ लिए जिसको कि ये हमेशा लान-तान करता था कि जी मैं किसी सूरत में उनके साथ नहीं मिलूँगा। तो वो उसको ये शुरू से ही ये है हैंडीकैप मिले। तो चाहिए ये था इमरान खान को कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जो पहली उसने तकरीर नेशन को की, वो ये कहता कि जी अब मैंने जो आपसे इतने बड़े-बड़े वादे किए हुए हैं, अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं 90 दिन में जो है इसको मैं करप्शन फ्री बना दूँगा और फिर जो है मिसाक मदीना बनाऊँगा और करोड़ नौकरियाँ दूँगा और 50 लाख भर दूँगा वगैरह-वगैरह जो उसने बात की। और वो कहता कि जी अब मुझे 5 साल आप दें तो मैं फिर इसको करूँगा, ये है। तो कुछ थोड़ा-सा उसका बयानिया दुरुस्त होता, लेकिन उसने जो है उस बयानिए को चेंज नहीं किया। डेट आगे करता गया, 90 दिन से 3 महीने, 6 महीने, साल, और इस तरह भी साढ़े 3 साल गुज़र गए। दूसरी बात ये हुई कि उसने जो कहा था कि मैंने सारा होमवर्क किया हुआ है, वो होमवर्क नहीं किया हुआ था। तीसरी बात ये है कि उसने कहा था कि मैंने बेहतरीन इकोनॉमिक और दूसरी टीमें बनाई हुई हैं और वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगी, वो भी उसने नहीं किया। फिर चूँकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो कोई बिल भी वो पास नहीं कर सका, कोई रिफ़ॉर्म भी नहीं ला सका। तो ये इसके बहुत बड़े सीरियस हैंडीकैप्स थे, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी जो है वो कुछ रिज़ल्ट जो है वो नहीं दे सका, और उसका नतीजा ये हुआ कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन भी हो गई और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस स्पिरल भी हो गई, जिसका असर एक आम आदमी पे आना शुरू हुआ। और जब उसका असर आम आदमी के ऊपर आया, तो वो उनमें बेचैनी, इज़्तिराब, बड़ी डिसइल्यूज़नमेंट हुई और फिर रिज़ेंटमेंट पैदा हुई और फिर लान-तान शुरू हो गई। इसको फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैश ऑन किया, जो पीडीएम बनी थी, उनमें भी फिर एक जान आई, फिर इनमें एक यूनिटी भी आई, और फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च की का ऐलान किया, और फिर यहाँ नो कॉन्फिडेंस वोट की बात जो है ये की। तो ये बात जो है ना, इसका बैकग्राउंड सारा ये है, गो कि इसने अब कहना शुरू कर दिया था कि जी हाँ, बेहतरी हो रही है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है।
लेकिन इसने आम आदमी को रिलीफ जो है वो नहीं दे सका। कोविड-19 का भी आया, लेकिन वो भी ये क्रेडिट लेते हैं कि जी मैंने जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया है। लेकिन आज आके बात ये होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ना मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक हुए, ना माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक हुई। आईएमएफ की गिरफ्त में हम आ चुके हैं, एफएटीएफ के गिरफ्त में हम हैं। और इसके अलावा ये है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें ये है कि इंडिया तो हमसे है ही दुश्मन, वो कल भी दुश्मन था, आज भी वो दुश्मन है। जो जो अमेरिका, उसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इस बात का कि जब से इमरान खान हुकूमत संभाली, इसने एक स्टांस अपना लिया, और वो स्टांस ये था कि हम जो है एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, सॉवरेन मुल्क है, हमें डिक्टेट ना किया जाए। तो फिर उसने डू मोर से नो मोर और फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की, और कई चीज़ों पे उसने जो है ना इनकार कर दिया। जैसे मिलिट्री बेस नहीं दी, समिट उसने जो बाइडेन ने बुलाई थी डेमोक्रेसी की, वो अटेंड नहीं की। ओलंपिक्स वो चीन में चला गया, और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो रशिया भी गया उस वक्त जबकि यूक्रेन की जंग जो है ना वो छिड़ गई थी। लेकिन बात कहाँ बिगड़नी शुरू हुई, जब इनकी डिफेक्शन शुरू होगी पार्टी के अंदर। और जो सिंध हाउस में जब वहाँ इनके लोग जो है ना 10 उस वक्त शुरू में वहाँ आके बैठ गए और उन्होंने रेफ्यूज ले लिया। फिर जो है ना जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर अलीम ग्रुप, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो पासा जो है पॉलिटिकल पासा वो बदलना शुरू हो गया। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर जो इमरान खान बड़े शुक्रिया अदा कर रहा था कि शुक्र है आप लोगों ने किया और अब मैं आपको देख लूंगा और ये करूंगा, तो उसको अभी समझ आ गई कि बात जो है ना ये तो बड़ी खतरनाक हो गई है। नंबर गेम में वो तो बाजी ले जा रहे हैं। तो फिर जो उसका पहले जो नैरेटिव था कि जी लूटर्स और थीव्स, चोर और डाकू, उसको उसने फिर तब्दील करके जो उसने गद्दार का एक किया कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो ये की गई है। तो वो फिर सबसे पहले उसने ये चीज़ जो है वो 27 मार्च को जो है उधर सारी पब्लिक को बुला के इस्लामाबाद में उनके सामने वो लेटर लहराया, और ये बताया कि जी मुझे इस तरह की थ्रेट मिली है, और मुझे ये जो है ना इस तरह की तंबीह की गई है। तो 27 तारीख के बाद जब 28 को लोगों ने जब कहा कि भाई अभी तक आप क्यों खामोश थे, क्यों कहीं आपने इस चीज़ की कोई पेशरफ्त नहीं की, तो फिर इनको बिलेटेडली देर से फिर इन्होंने 30 तारीख को एनएससी बुलाई, जो कि इनको 8 या 9 तारीख को बुला लेनी चाहिए। और फिर 31 को उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है उसको बुलाया, और फिर इन्होंने डिमार्शे वाकई यहाँ इस्लामाबाद में भी यूएस एम्बेसी में जमा किया, और वाशिंगटन में भी उधर भी जो है उन्होंने जो है स्टेट डिपार्टमेंट को वो जमा किया। और इसको फिर इन्होंने एक अपना मेन प्लैंक बनाया कि हम अब जो है नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम जीत नहीं सकते, हम इसको फिर हम प्ले करेंगे। तो ये जो कह रहा था कि हम सरप्राइज जो है बिग सरप्राइज जो है हम लॉन्च करेंगे और वो बताएंगे, वो यही सरप्राइज था कि हम इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की को हम रिजेक्ट करेंगे और इस बुनियाद पे करेंगे। अब वो उस चीज़ पे भी ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो अब वो ये है इसी नैरेटिव को वो बिल्ड करके, तो आज वो हुकूमत को तो हैंड ओवर करेंगे, लेकिन आइंदा की जो इनकी स्ट्रेटजी जो यही होगी कि वो इसी नैरेटिव को वो प्ले करेंगे, और वो कहेंगे कि जल्दी इंतखाबात बुलाओ। और वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी जो काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, इस नैरेटिव के बाद अब दोबारा से वो ये बढ़ गई है। और ये हो सकता है कि इस नैरेटिव की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन वो 2/3 मेजॉरिटी के बुनियाद के ऊपर वो जीत जाएं। तो ये इस तरह की आइंदा की सूरत हाल होगी। तो उस स्ट्रेटजी के लिहाज से अब ये जो है इन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी इख्तियार करनी है, अंदर भी ये नॉन कोऑपरेशन करनी है, बाहर भी इन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करनी है, जो 2013, 14, 15 में जो उन्होंने उस वक्त जो है ना किए थे। मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान कहते थे कि अगर मैं हुकूमत से बाहर गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा इनके लिए, अब वो इस पर अमल करने जा रहे हैं। वो कह रहा था कि जी मैं ज्यादा, तो उसने तो देख लिया था, राइटिंग ऑन द वॉल उसने देख ली थी कि मैं तो अब जा रहा हूँ, तो वो डरा ही रहा था ना। ये जो इसने मूव जो किया, इसने अपने डिसिडेंट एलिमेंट्स को डराया
कि जी ये आप फिर पूरी उम्र के लिए जो है ना, जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसीलिए वापस आ जाओ। वो आखिरी वक्त तक उनको जो है वो वापस बुलाता रहा कि मैं आपको माफ कर दूंगा, आप आ जाए। तो ये उसकी उस तरह की वो मूव थी। तो वो खतरनाक साबित होने की वो कोशिश करेगा। अब वो देखना ये है कि ये जो नई हुकूमत है ये क्या करेगी, क्योंकि क्या मतलब ये है कि इनके पास कोई गिदड़ सिंगी है। क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी पीटीआई की, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे लिए तो बहुत मसाइल वो छोड़ गए, हम अब क्या करें, हमारा तो कुछ कसूर ही कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा डेट है, सर्कुलर डेप्ट है, डेफिसिट बैलेंस है, वगैरह वगैरह सब चीज़ जो है वो उस वक्त वो आज तक वो रोना रोते रहे कि जी हम क्यों जो है ना तरक्की नहीं कर सके। कि ये वजह है कि हमें इतना ज़्यादा जो है ना उन्होंने डेफिसिट्स दिए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम कहीं वो चल ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अब उससे भी ज़्यादा मज़ीद गंभीर हो गई है। आपका पब्लिक डेट $18 ट्रिलियन तक पहुँच गया है, सर्कुलर डेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपका फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड इम्बैलेंस, वो सब जो है इस वक़्त अंतहा की बुलंदियों तक पहुँच चुके हैं और ये एक फेलिंग स्टेट की तरफ वो जा रहा है। और सबसे बढ़कर बात ये है कि आईएमएफ ने अपनी जो 7th जो शेड्यूल है वो $6 बिलियन की वो रोक दी है। ये कोशिश कर रहे थे 7 और 8 ट्रांशें जो है वो इकट्ठा मिल जाए, तो वो तो उन्होंने अभी फिलहाल रोक दिया हुआ है। एफएटीएफ से अभी तक आप निकले नहीं है, ग्रे लिस्ट में भी आप पड़े हुए हैं। अमेरिका इस वक्त तक तो जो है वो नाराज है। तो ये तो अब बहुत मॉन्यूमेंटल चैलेंजेस हैं जो इस हुकूमत के होंगे, जो कि एक जो है एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये सारों के तो आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनके हर एक की अपनी एम्बिशंस हैं। इसमें रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने एम्बिशंस हैं। जो पीपल पार्टी है या नून लीग है, उनके अपने एम्बिशंस हैं। दोनों वो चाहते हैं कि हम पावर में आए। अब तो एक्सपीडियंसी की वजह से उन्होंने थोड़ी बांट कर ली। उनको मालूम है कि अगर इनमें कोई है जिसमें दमखम, तो वो शहबाज शरीफ ही है, जिसने के एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है बेहतरीन रिजल्ट बताए। वो उस वक्त भी बताया जबकि पीपल पार्टी का 2008 से 13 में ब्लैक रूल था, उस वक्त भी उसने पंजाब को बहुत ज्यादा तरक्की दी। तो उसमें है ऐसी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो उसको लगाया है। में अगर वो इसहाक डार वापस नहीं आ सकता तो मिफ्ता इस्माइल है, वो भी एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि इनको कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट मिला नहीं है। और जो असद उमर के बाद जो आए वो बाहर के थे, उनका अपना एक एजेंडा था। और उस एजेंडे का भी एक बड़ी वजह है कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो नीचे गई। आज हम आईएमएफ के बिल्कुल गुलाम बन गए हुए हैं। स्टेट बैंक जो है ना वो भी आईएमएफ के मातहत आ गया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरियां जो है आ गई हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब अमेरिका का जो है वो जो सारा लाएअमल वो तब्दील होना शुरू होगा। और वो ये नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट जो है ये नाकाम हो। तो उस लिहाज से आईएमएफ जो है ना वो भी लिबरल हो जाएगी, अमेरिका भी जो है ना वो भी खो जाए। यूरोपियन यूनियन जो भी नाराज था पहले, उससे भी जो है ना तंबीह की थी कि जो है ना रशिया को आप कंडेम करें, और उन्होंने नहीं किया था। तो वो सारी चीज़ें, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ये देखना ये है कि जो यहाँ पर जो एक नैरेटिव इंटरनल बिल्ड हो गया हुआ है, वो जो है वो एक बड़ा खौफनाक नैरेटिव है। क्योंकि ये तमाम लॉट जो है पीडीएम की इस वक्त, वो उन्होंने एक गद्दारों का टोला जो है उस तरह उनको ये प्रेजेंट कर दिया है। और आज उन्होंने अभी जो है इस वक्त रेफरेंस दायर भी कर दिया हुआ है अपने 20 जो है उनके मेंबर्स पीटीआई के। और इस चीज को वो जो है बिल्ड करेंगे, कैश इन करेंगे और वो चलाएंगे। और वो उनको फिर डिफेंसिव पे ये डालेंगे और रुकावटें क्रिएट करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये लास्ट जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, वो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकती अगर ये पीटीआई रखने ना डालती। खासकर ये सी पैक जो कि सितंबर 2013 में जो है ना जिनपिंग जो है वो आ रहा था, इनके धरने की वजह से उसने 6 महीने लेट हुआ। और वो तकरीबन 1 साल की ताखीर जो है जो वो उसमें आ गई सी पैक में। लेकिन फिर भी इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में जो है 4 साल में
जो है ना वो फर्स्ट फेज जो है उसका कंप्लीट किया। अब ये फेज 2 जो है ये जो है उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। आपकी रेलवे लाइन भी अभी तक नहीं ये बिछी जो कि इस फेज में बन जानी चाहिए थी। आपकी इकोनॉमिक जोन जो है अभी फंक्शनल हो जाने चाहिए थे। तो इसमें ये गवर्नमेंट जो है जो पीएमएलएन की खासकर जो है एहसान इकबाल वगैरह ये इसके अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये हो सकता है कि जी इन चीज़ों में कुछ तरक्की लाना शुरू करें, लेकिन अगले 6 महीने से 1 साल जो का किस्सा है वो देख लिया। अब जो रुपी है वो 190 पे गया तो अब 183 पे आ गया है, इसको नीचे लाना है। और इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी वो बढ़ा दिया गया है, उसको भी वो नीचे लाना है। तो ये सारे अभी चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, लेकिन ज़्यादा चैलेंज जो होगा वो इंटरनल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोविंशियलिज्म जो है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये था आज का प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल। ब्रिगेडियर आसिफ हारून के ख्याल में नई कायम होने वाली हुकूमत को दाखिली महाज पर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ख्याल में मुमकिना तौर पर नई हुकूमत को पहले ही गैर मुल्की हिमायत हासिल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।